चलिए आज बात करते हैं टीचिंग एड्स की, लर्निंग एड्स की। कल की क्लास में हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की थी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक पार्ट यह भी है। जैसे आपको याद होगा कि हमने बात की थी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो यह जो पोर्शन आता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में आता है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, इन सबको हम लोग हार्डवेयर सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट हो जाता है? हार्डवेयर सिस्टम का पार्ट हो जाता है। खैर, उसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज हम जरा टीचिंग लर्निंग एड की चर्चा करेंगे। देखो, टीचिंग लर्निंग एड को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे यूजुअली यह कहा जाता है कि ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड या मल्टीमीडिया एड, वह एक तरीका है टीचिंग एड को क्लासिफाई करने का। क्या क्या होता है? एक क्लासिफिकेशन यह कहता है ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया एड। ठीक है, अब यह क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन है। और बेसिकली जो हमारा मल्टी मीडिया या मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है, वही मल्टीमीडिया एड के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमारा हार्डवेयर अप्रोच होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है, सिस्टम अप्रोच होता है। उसके बाद से क्या आता है? मल्टी सेंसरी या वक्त का अप्रोच आता है, VAKT, सॉरी, वक्त का अप्रोच आता है, VAKT का अप्रोच आता है। तो इन सब चीजों के बाद जो टीचिंग एड का फॉर्मेट है उस वो हमारे सामने है। तो टीचिंग एड को हम यूजुअली तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसे एक मिनट रुक जाओ, आप में से काफी लोगों ने शायद पिछली वीडियो नहीं देखी होगी। तो वक्त का फुल फॉर्म होता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल। टेक्टाइल क्लियर इश्यूज, तो ये चार चीजें उसमें आती हैं, इसलिए उसको वक्त कहते हैं। तो यह सब जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच का ही पार्ट है। लेकिन हम यहाँ देखने जा रहे हैं टीचिंग एड कितने तरह के होते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स कितने तरह के होते हैं। तो टीचिंग लर्निंग एड को यूजुअली हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं: प्रोजेक्शन एड्स, नॉन प्रोजेक्शन एड्स एंड एक्टिविटी एड्स। तो प्रोजेक्शन एड का मतलब ये हुआ जिसके माध्यम से हम इमेजेस या डायग्राम को सामने किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो अमूमन उसका साइज बड़ा हो जाता है, यानी छोटी चीज को बड़ा करके हम दिखाते हैं। यह ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्शन एड में हमेशा क्या होता है, स्मॉलर चीजों को बड़ा करके दिखाया जाता है, जैसे हम फिल्म में देखते हैं। तो सिनेमा हॉल में जो हम फिल्म देख रहे हैं, थिएटर में जो हम फिल्म देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो रील होती है कितनी छोटी होती है, और उस रील के माध्यम से हम इमेजेस को इनलार्ज करके सामने प्रोजेक्टर के माध्यम से इमेजेस को इनलार्ज करके कितने बड़े पर्दे पे देखते हैं। तो इसी चीज को प्रोजेक्शन कहते हैं, जहां हम सामने इमेजेस को हम लोग क्या करते हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर इनलार्ज करके दिखाते हैं। तो देखते हैं कि ये प्रोजेक्शन एड्स कितने तरह के होते हैं। जो प्रोजेक्शन एड्स होते हैं, सबसे पहला एड होता है हमारे पास फिल्म एंड। तो सबसे पहला होता है फिल्म एंड फिल्म प्रोजेक्टर। तो इसको समझने के लिए सिंपली जो सिनेमा हॉल में मूवी चल रही है आप उसे समझिए, यानी जिसके माध्यम से आपको मोशन पिक्चर दिखाए जाते हैं। तो यह मोशन पिक्चर 10 मिनट का भी हो सकता है और कई घंटे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हम क्या टीच कर रहे हैं, किस तरह से टीच कर रहे हैं, कैसे टीच कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर इश्यूज, ये सब चीजें इसमें आती हैं। दूसरा आता है हमारे पास फिल्म स्ट्रिप एंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिल्म स्ट्रिप और फिल्म प्रोजेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर में फिल्म की स्ट्रिप्स होती हैं जो कई बार मैक्सिमम 1 मीटर तक लंबी होती हैं। तो फिल्म स्ट्रिप चलते हैं और फिर उसके माध्यम से हम चीजों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, चीजों को शो किया जाता है। ठीक है, 35 mm की फिल्म का इसमें इस्तेमाल होता है। और वो फिल्म जब चलती है तो उसके पीछे से जो लाइट लगती है वो सामने पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उस साइज को, उसके इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं। उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अगली चीज आती है स्लाइड एंड स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड एंड स्लाइड प्रोजेक्टर में हम स्लाइड्स किस चीज से बनते हैं? आप सब लोग जानते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं या फिर ग्लास होता है जिसके ऊपर ड्राइंग होती है या फिर इमेजेस कार्व्ड होती हैं। और हम लाइट का इस्तेमाल करके उसके उन इमेजेस को, उस ड्राइंग को इनलार्ज करके सामने स्क्रीन पे दिखाते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम फिल्म चलाते हैं, जब हम फिल्म स्ट्रिप चलाते हैं, तो कई बार थोड़ी बहुत लाइट चल जाती है। लेकिन जब भी हम स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे कंडीशन में
लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा डार्कनेस होनी चाहिए, यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है ईपीएस्कोप एंड ईपीडियास्कोप। तो ईपीएस्कोप और ईपीडियास्कोप का बेसिक डिफरेंस यह है कि ईपीएस्कोप के माध्यम से जो ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं उनका प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, यानी कोई ऐसी ठोस ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है, जो अपारदर्शी है हिंदी में अगर कहें तो उनका प्रोजेक्शन हम कहाँ करते हैं, सामने दीवार पे करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीएस्कोप कहते हैं। वैसे ही जब हमें दोनों तरह के हमारे पास मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी होता है और ओपैक मटेरियल भी होता है, और दोनों का प्रोजेक्शन अगर हमें सामने करना है, स्क्रीन पे करना है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ईपीडिया स्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यह बेसिक डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। तो ईपी स्कोप का इस्तेमाल कब होता है, जब ओपैक ऑब्जेक्ट को हमें पर्दे पे दिखाना होता है, उसे प्रोजेक्ट करना होता है। और पीडिया स्कोप का इस्तेमाल कब होता है, जब ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट दोनों का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में नाम तो ओवरहेड लिखा हुआ है, लेकिन ये छत के ऊपर, छत में नहीं लगता है, यह हमारे सामने टेबल पे रखा रहता है। इसको ओवरहेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इमेज प्रोजेक्ट करता है ऊपर की ओर करता है, ठीक है, नीचे रखा होता है, और यह जो है सामने इमेज प्रोजेक्ट करता है। एक तरह का मैकेनिकल प्रोजेक्टर है, जो पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता था। यह क्या है हमारे लिए, मैकेनिकल है, जो पहले के टाइम पे बहुत यूज होता था। अभी भी अगर आप स्कूल्स में या कॉलेज में देखोगे तो इस तरह का प्रोजेक्टर होता है। इसमें एक बेस होता है, उस बेस के नीचे एक लाइट सोर्स लगा होता है, और बेस के ऊपर क्या होता है, ऊपर की जो हिस्सा होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है, और इसमें एक मिरर लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, और इस मिरर के माध्यम से आप यहाँ जो भी स्लाइड रखते हो, इसकी इमेज को रिफ्लेक्ट करके सामने दीवार पे स्क्रीन पे दिखाता है। इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर टेलीविजन आता है, टेलीविजन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और टेलीविजन का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए सबसे पहले, ध्यान रखना, एजुकेशन की फील्ड में टेलीविजन का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में किया गया था, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट का नाम था साइट। उसका नाम क्या था, साइट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल एंड टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1970s का प्रोजेक्ट है, जिसमें भारत का साथ नासा ने दिया था। तो नासा के सैटेलाइट के माध्यम से टेलीविजन का सोशल अवेयरनेस के लिए और एजुकेशन के लिए जो उपयोग हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, साइट नाम दिया गया। तो टेलीविजन का इस्तेमाल भी हम एजुकेशनल पर्पज के लिए करते हैं। आज के डेट में अगर हम टेलीविजन को देखें तो और भी बड़े लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें कि उसने स्वयं प्रभा नाम के 32 डीटीएच चैनल का एक पूरा सेट बनाया है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप डिफरेंट टाइप की चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। इसमें एजुकेशनल चीज़ें हैं, कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, आपको स्किल बेस्ड चीज़ें हैं, उन सब की आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन आपको 4 घंटे का नया प्रोग्राम 5 बार रिपीट किया जाता है, यानी 20 आवर्स का प्रोग्राम उस पर आता है स्वयं प्रभा पे। तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके थोड़ा सा पहले चले, तो दूरदर्शन का एक चैनल आता था ज्ञान दर्शन, उसमें एजुकेशनल प्रोग्राम आते थे। इसके अलावा एकलव्य चैनल था, जिसपे आपको टेक्निकल प्रोग्राम्स आते थे। तो बहुत सारे चैनल्स रहे हैं जिनका इस्तेमाल है, बहुत लंबे समय से टेलीविजन का इस्तेमाल एजुकेशन की फील्ड में हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दूरदर्शन देखते हैं तो आपने देखा होगा सीईसी का वो आता है, प्रोग्राम आता है, वो भी एजुकेशन की फील्ड में टेलीविजन का इस्तेमाल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एलसीडी प्रोजेक्टर्स। एलसीडी प्रोजेक्टर का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। तो जो आज के डेट में प्रोजेक्टर्स हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, वह क्या हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर है। इसको अमूमन आप देखोगे छत के ऊपर लगाया जाता है, छत के ऊपर फिक्स रहता है, ठीक है। और वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर में आप जो भी प्रोग्राम जो कुछ भी रन करते हो वो सामने आपको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देता है। तो उससे हम क्या करते हैं, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। ऐसे ही हमारा डीपीएल प्रोजेक्टर होता है, जो बड़े लेवल पे आउटसाइड द रूम या आउटसाइड द बिल्डिंग हम यूज करते हैं कई बार। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन एड्स हैं, जहाँ पे इमेजेस को, डायग्राम्स को प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड एड्स पे। जो नॉन प्रोजेक्टेड एड्स हैं, इनको हम फर्दर 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आता है ग्राफिक एड, जहाँ हम ग्राफिक यानी जहाँ हम ग्राफ या इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है डिस्प्ले बोर्ड्स। आपने डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स देखे होंगे स्कूल में, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, बहुत तरह के ब्लैक बोर्ड्स होते हैं। फिर 3D एड्स आते हैं, फिर ऑडियो एड्स आते हैं। और तो नॉन प्रोजेक्शन एड्स को हम 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सा, ग्राफिक एड, डिस्प्ले बोर्ड, 3D एड एंड ऑडियो एड्स। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वह है ग्राफिक एड। ग्राफिक एड में जो सबसे पहला आता है ग्राफ्स। तो आप जानते हो ग्राफ के माध्यम से कितने आसानी से हम बड़े से बड़े डेटा को भी बहुत ही स्मॉल फॉर्म में और बहुत ही इंटरेक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ग्राफ ग्राफ जो होते हैं कई तरह के होते हैं, 1 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं, 3 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। जैसे 1 डायमेंशनल ग्राफ में आपका लाइन ग्राफ आ जाता है, बार ग्राफ आ जाता है। 2 डायमेंशनल ग्राफ में आपका एरिया डायग्राम यानी आपका पाई चार्ट आ जाता है। ठीक है, आपका क्या आता है 1D में, क्या आ जाएगा आपके पास, बार ग्राफ आ जाएगा, लाइन ग्राफ आ जाएगा। 2D में जो होते हैं एरिया डायग्राम होते हैं। तो एरिया डायग्राम में मेनली दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास आती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने देखा होगा, पाई चार्ट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह हिस्टोग्राम, जिसका हमने काफी यूज किया है। फिर अगर आप 3D को देखोगे तो 3D में आपका इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें, जैसे पिरामिड वगैरह हम यूज करते हैं, वो सब किसका इस्तेमाल किस में आएगा हमारा, 3 डायमेंशनल डायग्राम में आएगा, ग्राफ में आ जाता है। तो इस तरह की चीजें हमारे पास आती हैं। वैसे डायग्राम्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास इमेजेस होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, वो सब चीजें आती हैं। फिर आप पोस्टर्स की बात करते हैं तो डिफरेंट चीज़ों पे हम अलग अलग तरह के पोस्टर्स बना के लगाते हैं। और पोस्टर्स के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से पोस्टर्स बनते हैं क्लासरूम में, जैसे जो डाई स्लिप सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोस्टर है, या कोई कोई भी इकोलॉजी या कंसेप्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के पोस्टर्स हम बना के, बच्चे भी बना के लगाते हैं, और कई बार पोस्टर्स खरीद के भी लगाए जाते हैं। कई बार टीचर भी कुछ पोस्टर बना के लगाते हैं ताकि बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताया जा सके। फिर पोस्टर के बाद अगली चीज क्या आती है हमारे पास, मैप आता है। सब लोग मैप्स के बारे में सब लोग जानते हैं, सब कार्टोग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, तो मैप्स होते हैं, तो देशों के मैप हो गया, इकोनॉमिक मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, जियोलॉजिकल मैप हो गया। इस तरह के बहुत से मैप्स आते हैं। हम अभी यूनिट 7 में जब यूनिट 7 में जब हम जाएंगे तो हम लोग मैप को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 7 में मैप के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग वहां जाएंगे तो वहां एक बार मैप्स को लेके हम लोग थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, यूनिट 7 जो डीआई वाला पोर्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है ना, उसमें कई बार हम इस मैप जो है वो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हो जाता है। मैप के बाद कार्टून्स आते हैं, सब लोग कार्टून्स के बारे में जानते हैं, तो कार्टून्स का भी एजुकेशनल इस्तेमाल हो सकता है। आजकल बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग कार्टून का बहुत बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। क्लियर इशेज, उसके से कॉमिक्स हैं। तो जब कार्टून और कॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, जब एक सिंगल इमेज होती है तो उसे कार्टून कहते हैं, और जब कार्टून्स का एक ग्रुप होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमिक्स कहते हैं। ठीक, क्लियर ये चीज। फिर फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल छोटी क्लासेस में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड्स उनको एक बार दिखाते हैं, कार्ड्स उनको एक बार दिखाते हैं। ठीक है, कार्ड जब वो देख लेते हैं उसका से हम क्या करते हैं, फिर कार्ड को छुपा देते हैं और फिर बोलते हैं बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर ये चीज। तो फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल छोटी क्लासेस में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ये सब किसका पार्ट है, ग्राफिक एड का पार्ट है। ध्यान रखना, जब हम पिक्चर को प्रोजेक्ट करेंगे तो किसका पार्ट हो जाएगा, प्रोजेक्शन एड का पार्ट होगा। जब सिंपली दीवार पे पिक्चर लगा देंगे तो किसका पार्ट होगा, ग्राफिक एड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लोगों के कोट्स होते हैं, आप देखोगे जैसे गांधी जी का है, या अलग अलग जो बड़े लोग हैं उनके जो कोट्स होते हैं उसको भी हम कई बार लगा देते हैं। चार्ट लगाते हैं, चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब किसका इस्तेमाल किस में काउंट होता है, हमारा ग्राफिक एड में काउंट होता है। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड में होता है, अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है, जैसे कई बार साइंस में हम लोग ग्राफिक एड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज, श्योर है सब लोग, श्योर है। चले इससे आगे चलते हैं, अगला है डिस्प्ले बोर्ड। अब डिस्प्ले बोर्ड भी यानी किसी चीज को दिखाने के लिए जो बोर्ड बनते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड आप सब लोग जानते हो, मार्कर बोर्ड आप सब लोग जानते हो। ब्लैक बोर्ड पहले यूज होते हैं, इस पे हम लोग व्हाइट चौक का, डिफरेंट टाइप के चौक का इस्तेमाल करते थे। फिर रोल अप बोर्ड्स होते हैं जो यूजुअली प्लास्टिक के, आज के डेट में या पहले क्लॉथ के बने होते थे, जरूरत पड़ती है तो खोल देते हैं फिर उसको रोल अप कर देते हैं। आजकल स्क्रीन भी रोल अप बोर्ड टाइप के आ रहे हैं। फिर हमारे पास आते हैं पेग बोर्ड्स। पेग बोर्ड्स क्या होते हैं, पेग बोर्ड्स के बारे में मुझे लगता है आप सब लोग जानते हो। पेगबोर्ड्स का जो इस्तेमाल होता है वो फ्लैट और 3 डायमेंशनल मटेरियल को डिस्प्ले करने के लिए होता है। इसमें हुक्स एंड क्लिप्स का इस्तेमाल हम करते हैं चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए, यानी एक ऐसा बोर्ड जिसके ऊपर हम चीज़ों को लटका सकते हो, हैंग कर सकते हो, उसे हम पेग बोर्ड कहते हैं। ऐसे ही हमारा हुक एंड लुक बोर्ड भी होता है। तो हुक एंड लुक बोर्ड और पेग बोर्ड में डिफरेंस है कि हुक एंड लुक बोर्ड में हुक्स लगे होते हैं, लूप्स लगे होते हैं,
तो उसमें हम हेवियर जो मटेरियल है, हेवियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हैंगअप करके बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर फ्लैनल बोर्ड आता है। फ्लैनल बोर्ड जो होता है क्लॉथ का बना होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए जो बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं उसे फ्लैनल बोर्ड कहते हैं, जिसपे हम पेन के माध्यम से इंफॉर्मेशन पेपर पे लिख के लगा देते हैं। तो उसे हम किस में काउंट करते हैं? फ्लैनल बोर्ड में काउंट करते हैं। फिर आजकल मैग्नेटिक बोर्ड्स आ गए हैं। तो मैग्नेटिक बोर्ड्स का इस्तेमाल, उसमें मैग्नेट लगा होता है, दूसरा आइटम होता है उसमें भी मैग्नेट लगा होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक बोर्ड का भी इस्तेमाल आज के डेट में बहुत सारी जगहों पे होता है। फिर इसके बाद से आता है हमारे पास प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड। जो प्लास्टिक ग्राफ बोर्ड होता है वो भी एक तरह का प्लास्टिक का बोर्ड होता है, जिसका हम इस्तेमाल डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए करते हैं। फिर बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड्स कई बार फ्लैनल बोर्ड के टाइप के होते हैं, और उसका इस्तेमाल किस लिए होता है? न्यूज़ आइटम्स, अनाउंसमेंट, बुलेटिन्स को डिस्प्ले करने के लिए होता है। और ध्यान रखिएगा बुलेटिन बोर्ड जो है ना, वह मास मीडिया में आते हैं, इसका बहुत हमेशा ध्यान में रखिएगा। बुलेटिन बोर्ड जो है वो ग्रुप मीडिया का पार्ट नहीं है। ब्लैक बोर्ड ग्रुप मीडिया का पार्ट है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो मास मीडिया का पार्ट होता है। कैसे होता है? जब मीडिया वाले पोर्शन करेंगे, हम यूनिट 4 करेंगे, तब वहां पे हम इन चीजों को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट बोर्ड। ऑलरेडी इसके बारे में हम जानते हैं। चाहे आजकल मार्कर बोर्ड ही हर जगह चला, जब तक ये नए वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं आए थे तब तक मार्कर बोर्ड ही था, और आज भी कई जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इस्तेमाल भी हम मार्कर बोर्ड के रूप में कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास 3D8 आते हैं। 3D8 में सबसे पहले मॉडल्स आते हैं। तो मॉडल्स क्या होते हैं? बड़ी चीजों को छोटा किया जाता है, छोटा करके उसे बच्चों को समझाने के लिए हम यूज करते हैं, या कई बार उसी तरह का सिमिलर इमेज बना के हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। जैसे मान लो हमें दिखाना है का आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन तो बहुत छोटा होता है, उसको दिखाना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं? हम उसका मॉडल डिस्प्ले करते हैं। तो कई बार छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए भी और बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए, दोनों के लिए, ताकि बच्चे उस चीज़ों को सही ढंग से समझ सके, हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम ला के रखते हैं। ठीक है। क्लियर चीज, जैसे रॉक ला के रख दिया, कॉइन्स ला के रख दिया, स्टाम्प ला के रख दिया, तो सब किसका पार्ट हो गया? ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। फिर हमारे पास स्पेसिमेन आते हैं। स्पेसिमेन मतलब लाइफ फॉर्म्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उनको ला के रखते हैं तो हम क्या कहते हैं? स्पेसिमेन कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लैब्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सैंपल रखा, स्पेसिमेन रखा होता है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमारे पास आती हैं। फिर उसका से डायरामा आता है। डायरामा क्या होता है? सो डायरोमा जो होता है एक 3 डायमेंशनल सीन होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ मॉडल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स इन द नेचुरल सेटिंग अरेंज किए जाते हैं। यानी एक नेचुरल सेटिंग, आर्टिफिशियल रूप से एक नेचुरल सेटिंग बनाई जाती है, जिसमें चीजों को हम अरेंज करते हैं, और चीजों को वो डेप्थ में होता है। तो जो चीज अब आपको पता है, जो चीजें जितनी दूर होंगी आपको उतनी छोटी दिखेंगी, जो चीजें जितनी नजदीक होंगी वह चीजें उतनी बड़ी दिखेंगी। तो चीजों को साइज और डिस्टेंस दोनों के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। कई बार बड़ी चीजों को जो हम पीछे रखते हैं तो उसका साइज छोटा करके रखते हैं, और छोटी चीजों को भी सामने रखते हैं तो उसका साइज बड़ा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो पास में चीज होगी उसका कुछ ज्यादा बड़ी दिखेगी। सो डायरोमा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम नेचुरल सेटिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। छोटे साइज का भी हो सकता है और बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है। हमारे पास कितनी सुविधा है, कितना स्कोप है, कितना प्लेस है, इसके अकॉर्डिंग हम डायरामा को छोटा या बड़ा करके रख सकते हैं। और नेचुरल सेटिंग को समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बिना नेचर में बच्चों को ले जाए, अगर हमें नेचर के बारे में बताना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है चीज? इसके बाद आते हैं पपेट्स। पपेट्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो पपेट्स क्या होती हैं? छोटी छोटी डॉल्स होती हैं। पपेट्स क्या होती हैं? डॉल्स होती हैं। ठीक है। जिनको हम कैरेक्टर के रूप में रखते हैं, उनके माध्यम से हम किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। पपेट्स कई तरह के होते हैं, और पपेट्स जो होते हैं, शैडो पपेट होते हैं, फिंगर ग्लोब पपेट होते हैं, स्ट्रिंग पपेट होते हैं। और पपेट का इस्तेमाल करके, पपेट के साथ साथ, पपेट के जब हम यूज करते हैं साथ में साउंड का इस्तेमाल भी होता है। पीछे से कोई व्यक्ति बोलता रहता है, डायलॉग्स बोलता रहता है, और उसके माध्यम से हम डिफरेंट टाइप के स्टोरीज, मोरल स्टोरीज और डिफरेंट टाइप की स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं लोग कैसे काम करते हैं। फिर आता है ग्लोब। ग्लोब के बारे में सब लोग जानते हैं। तो ज्योग्राफिकल चीज़ों को, कंट्रीज की लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए,
आपको डिफरेंट टाइप के जो हमारे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, उनकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद से आते हैं ऑडियो एड। ऑडियो एड में सबसे पहला क्या आता है? रेडियो। आप सबने अभी मैंने ज्ञान दर्शन की बात की थी, अगर आपको ध्यान में हो। ऐसे ही ज्ञान वाणी है। ज्ञान वाणी जो है दूरदर्शन का एक चैनल हुआ करता था रेडियो पे, या बेसिकली इग्नू का था, जिसके माध्यम से एजुकेशनल प्रोग्राम रन किए जाते, उससे ज्ञान वाणी कहते थे। ऐसे ही बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेज हैं, जो अपने एजुकेशनल चैनल रन करते हैं, जो अपने रेडियो चैनल्स रन करते हैं। जैसे आपको अगर दिल्ली में हम देखें तो आईएएमसी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। पुणे में देखोगे तो सिम्बायोसिस है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में देखोगे तो जो लड़कियों का विद्यापीठ है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उनके पास है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना रेडियो चैनल रन करते हैं, रेडियो के माध्यम से एजुकेशन को देने की कोशिश होती है। दूसरा होता है टेप रिकॉर्डर। रिकॉर्डेड टेप्स होते हैं। अब तो टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल ऑलमोस्ट नील है, बहुत कम जगहों पे होता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर्स हैं। सीडी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, सीडी प्लेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है, पेन ड्राइव प्लेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कोई भी रिकॉर्डेड मीडिया, जहाँ पे आप रिकॉर्डेड मीडिया को चला सकते हो, और कहाँ पे केवल साउंड का इस्तेमाल होता है, वो ऑडियो एड में काउंट होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स है। इसके अलावा आजकल क्लासरूम्स में हम लोग माइक का इस्तेमाल करते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। इसके बाद फाइनली हमारे पास एक्टिविटी एड्स आते हैं। तो एक्टिविटी एड्स में क्या क्या आता है? जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक्टिविटी एड में जो सबसे पहला आता है वो आता है फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शंस। तो फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस क्या होते हैं? तो फील्ड ट्रिप या एक्सकर्शन में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, इसके साथ एक गाइड होता है, जो कहीं जाके स्टडी करते हैं, किसी स्थान की, किसी एक्चुअल जगह की जाके स्टडी, रियल जगह की जाके स्टडी करते हैं। ठीक है, किस लोकेटेड, किस सेलेक्टेड प्लेस पे जाते हैं, उस जगह की जाके स्टडी करते हैं। तो हम इसे स्टडी टूर भी कह सकते हैं। इससे बच्चों का ग्रुप बनता है, उन्हें जो कुछ ही बताना होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें हम एक प्लेस पे ले जाते हैं, और वहां ले जाके उन्हें उन चीजों को दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है आपको? डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वह सब्जेक्ट की कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। आप डायरेक्टली, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप डायरेक्टली चीज़ों को जाके देख रहे हैं, तो चीज़ों को समझना हमारे लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है, और हम उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, उसके प्रति इंटरेस्ट जगता है, तो हम कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। ठीक है। उसके बाद से आता है एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के आइटम्स को हम एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, जो टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। इसमें आपके पेंटिंग्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। इसके अलावा रॉक मटेरियल्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो एग्जिबिट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी जाती हैं, और उसके माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जाता है, चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर लोगों से, क्रिएटिव लोगों को ट्रेन भी किया जाता है कई बार चीज़ों को बनाने में, और ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है। इनके माध्यम से जो जो जीवन जीने के लिए जो बेहतर तरीके हैं उनके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को नई चीज़ों को सीखने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है? इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक टीचर करता है, जहाँ हम चीज़ों को करके दिखाते हैं। ठीक है। आइडिया, स्किल्स, एटीट्यूड एंड प्रोसेस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो है उसे पहले से उसको प्लानिंग करके, उसे आप रिहर्स करके यूज करेंगे, तो आप कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे बनिस्पत इसके कि आपने अचानक से उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन का जो होता है वह, उसमें एक और बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि उसे एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी के रूप में प्लान करना चाहिए। यानी आप उसको इस तरह से प्लान करें कि उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो पाए, बच्चे भी उन चीज़ों को समझ पाए, सीख पाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी पर्पसफुल, स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव। ठीक है। वेल प्लान, वेल रिहर्स, सारी तैयारी पहले से होनी चाहिए, उसमें सभी लोग जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हो, ऐसा करना चाहिए हमें। और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अगर आप देखोगे तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहले एक पोस्ट होता था। जो लोग ग्रेजुएट बीएससी होते थे वो बीएससी लेवल के लिए, और जो एमएससी होते थे वो पीजी लेवल के लिए डेमोन्स्ट्रेटर का काम करते थे लैब में। लैब में एक पोस्ट ही होता था जिसे डेमोन्स्ट्रेटर कहते थे। उसका काम ही होता था एक्सपेरिमेंट्स को करके दिखाना। तो डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद ड्रामेटाइजेशन होता है। ठीक है।
तो ड्रामेटाइजेशन गिव्स अ रियलिटी एंड कंक्रीटनेस टू लर्निंग एक्सपीरियंस। तो वहां पे आपको सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका मिलता है। सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इमोशनल कंटेंट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो अफेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे कंडीशन में इस इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज को डेवलप करने में बहुत मदद मिलती है। डेमोन्स्ट्रेशन के सॉरी ड्रामेटाइजेशन के माध्यम से हम लोग इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में सब लोग जानते हैं। प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम में हम जो हमारा एटमो जो भी हमारा यूनिवर्स है हम उसकी स्टडी करते हैं। प्लानिटेरियम के माध्यम से यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, आसमान में किस तरह। सो इसके बाद से आता है प्लानिटेरियम, जिसके माध्यम से हम एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। इसके माध्यम से हम जो डिफरेंट टाइप के स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो प्लानिटेरियम बहुत अच्छा मीडियम है। और प्लानिटेरियम में क्या होता है, ऊपर एक डोम होता है, नीचे से इमेज प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उस डोम के माध्यम से आप पूरे आसमान को देख सकते हो। आप आराम से लेट के चीज़ों को देख सकते हो, एक तरह का सिनेमा हॉल समझ लो। बट उसमें स्क्रीन सामने नहीं ऊपर होती है, और वहाँ की स्क्रीन सीधी नहीं होती है, गोल होती है। अंतर ये है, ठीक है, कॉनकेव स्क्रीन होती है और आप लेट के देखते हो। बहुत अच्छा लगता है जबकि आप यूनिवर्स के बारे में जानते हो। फिर अगली चीज आती है एक्वेरियम। एक्वेरियम में क्या होता है, आप जो एक्वेटिक स्पेशीज हैं आप उनकी स्टडी करते हो। एक्वेरियम में आप किसकी स्टडी करते हो, जो एक्वेटिक स्पेशीज होती हैं आप उनकी स्टडी करते हो। ठीक है। फिर क्या आता है, टेरेरियम। टेरेरियम जैसे एक्वेरियम होता है वैसे टेरेरियम भी होता है। और टेरेरियम में आप टेरेस्ट्रियल स्पेशीज की जो टेरेस्ट्रियल चीजें हैं उसकी स्टडी करते हो। ठीक है। तो टेरेरियम का इस्तेमाल जो वैसे स्पेशीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है जो जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर रहते हैं, और एक्वेरियम का इस्तेमाल वैसे स्पेशीज को दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए होता है जो पानी के अंदर रहते हैं, क्लियर। इसके बाद आता है प्रोग्राम आपको विवेरियम। विवेरियम जो होता है वो टेरेरियम का ही एक रूप है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। हम गड्ढा बनाते हैं और गड्ढे में बहुत सारे स्पेशीज को रख के फिर हम उनके बारे में बच्चों को बताते हैं। ठीक है। उसके बाद से आता है टीचिंग मशीन्स। तो टीचिंग मशीन का डेवलपमेंट जो टीचिंग मशीन्स का जो डेवलपमेंट है उसे एसएल प्रेसी ने किया था। ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, सेल्फ लर्निंग के लिए होता था। किसके लिए करते थे हम लोग, सेल्फ लर्निंग के लिए। इसमें एक स्क्रीन होती थी, सामने कुछ बटन्स लगे होते थे। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन होते थे, उन क्वेश्चंस को आपको रेस्पॉन्ड कर उन क्वेश्चन का आपको क्या करना होता था, रेस्पॉन्ड करना होता था, उनका आंसर करना होता था। ठीक है। और फिर जो आपका रिजल्ट होता था सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था। ठीक है। तो और इसके साथ साथ वह जो एक कंप्यूटर की तरह जो भी आपके रेस्पॉन्सेज होते थे उसके रिकॉर्ड भी करके रख सकता था, जिसे बाद में हम प्राप्त कर सकते थे। तो इसके माध्यम से हमें जान सकते थे किसी टॉपिक में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फिर उसके बाद से आता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAI एंड प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग की चर्चा ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की चर्चा भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में अपनी कर चुके हैं। सो यह है डिफरेंट टाइप के टीचिंग एड्स। और टीचिंग एड्स के ऊपर कई बार एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपको अपने लेवल पे एक चीज का ध्यान रखना होगा कि किस तरह के टीचिंग एड का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई साइंस है, साइंस का सब्जेक्ट है, तो साइंस के सब्जेक्ट में अगर कोई प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लो आपको ज्योग्राफी की स्टडी करनी है, तो आपको किस जगह के प्लांट्स की स्टडी करनी है, तो प्लांट्स की स्टडी के लिए किस जगह के एनिमल्स की स्टडी करनी है, तो उसके लिए हम फील्ड ट्रिप एक्सकर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मान लो आपको किसी गांधी जी के बारे में जानना है, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना है जो अभी नहीं है इस दुनिया में, तो उनके लिए उनके ऊपर बनी हुई फिल्में हम देख सकते हैं। ठीक है। मान लो अगर आपको ये समझना है कि समुद्रगुप्त ने जो अपनी विजय यात्रा की थी, ठीक है, जिसके बारे में हरीशेर ने लिखा है, समुद्रगुप्त की जो विजय यात्रा थी उसके बारे में जानना है, तो हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रूट क्या रहा है, कैसे कैसे गया।
या 3 डायमेंशनल मैप का, या फिर उसके माध्यम से हम इमेजेस का या वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। मान लो आपको सांपों के बारे में जानना, अब सांपों के पास तो जा नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन का यूज कर सकते हैं या फिर पिक्चर्स इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दो अलग अलग एनिमल्स की पावर्स को चेक करना है तो उसके लिए मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल हम डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं। तो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हम डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, तो चलिए आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। हैव ए नाइस गाइज एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।